हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी का लेक्चर सीरीज लेकर के आया हूँ, जो फॉलोइंग्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। सेमेस्टर एग्ज़ाम चाहे वो बीटेक का हो या डिप्लोमा का हो, एंड सिविल इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एई एंड जेई का, लाइक जेएसएससी जेई, एसएससी जेई, डीएसएसपी जेई एंड एटसेट्रा। एंड इस लेक्चर सीरीज में मैं आरसीसी का बेसिक्स से लेकर के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सबको भी मैं कवर करूँगा। और बिना समय गंवाए मैं बता दूँ कि मैं इस लेक्चर में आपका WSM का ये लेक्चर 1 है, और इस लेक्चर में फॉलोइंग थिंग्स मैं कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट है आपका परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील। Then second topic है flexural member. What is the flexural member? Third and last topic of this lecture is assumption of flexural member in WSN. ये बहुत ही important है competitive point of view से and semester point of view से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस WSM के केस में ये एक तरह से डिजाइन स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ पे जो है हम किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का डिजाइन करते हैं इस स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो परमिसिबल स्ट्रेंथ क्या होता है? आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी स्ट्रेंथ उसका जो होता है हाईएस्ट स्ट्रेंथ, उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से उसके स्ट्रेंथ को कुछ रिजर्व करते हैं, यानी कि कुछ टाइम्स कम करते हैं। अगर 100 है तो उसे डिवाइड करके कुछ टाइम्स कम कर लेंगे, यानी कि 75 ले लेंगे, 60 ले लेंगे। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कोड से ले सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ को कुछ कम कर लेते हैं, और कम मान के ही हम डिजाइन करते हैं कि इन फ्यूचर जब लोड ज़्यादा भी जाए तो हमारा मटेरियल जो है लोड को सेफली जो है कैरी कर सके। परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। तो परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है? आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम कंक्रीट के लिए लेते हैं, तो मेनली हम कंक्रीट क्या होता है कि कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है एंड टेंशन में वीक होता है। तो जब भी हम कंक्रीट कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन करते हैं जिसमें कंप्रेशन ज़्यादा आता है, तो वैसे ही जगह पे हम कंक्रीट को एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो कंप्रेशन के केस में, तो कंप्रेशन दो तरह से मतलब कि इस पे आ सकता है। एक है कि जितने भी बीम्स हो गए, स्लैब्स हो गए, मतलब ट्रांसफर्स में जिस पे लोड आ रहा है, जैसे ये बीम है, ठीक है, तो इस पे लोड इस तरह से आएगा, तो इसके कारण क्या होता है कि इस तरह का शेप बन जाता है। तो एक न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस के इधर जो है आपका कंप्रेशन हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, वो किस कारण हो रहा? ड्यू टू बेंडिंग, ठीक है। तो बेंडिंग के कारण जब कंप्रेशन होता है, तो उसके लिए जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो 3 लेते हैं। मतलब कि आपका कोड में जो वैल्यू दिया हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेट करने पे अबाउट 3 के आसपास ही आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एंड इन डायरेक्ट कंप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया गया है? 4, ठीक है। तो अगर आपको परमिसिबल कोई भी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाता है और आपको करना होता है, तो आप क्या करेंगे कि उसका M20 M30 इस तरह से ग्रेड दिया रहेगा, और उस बेसिस पे आप क्या करेंगे, कोड का यूज़ करेंगे। कौन सा कोड? IS 456/2000। इस कोड का यूज़ करके इसमें एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 21, जो कि पेज नंबर 81 में है, और वो क्लाउज B1321 ये फ्लोइंग्स क्लाउज के अंदर आता है। तो सीधा आपको याद रखना है कि परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन द केस ऑफ WSM वो कहाँ से आपको मिलेगा? टेबल 21 पेज नंबर 81 ऑफ IS 456/2000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या होता है? आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मैं बता दूं कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या होता है। कि जो आपने डायग्राम देखा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील, तो वो क्या होता है कि शुरू फर्स्ट में क्या होता है, इलास्टिक होता है, आफ्टर दैट मतलब
वो प्लास्टिक रीजन में आता है, दैट मीन्स कि उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन परमानेंट रह जाता है। तो एक यील्ड पॉइंट होता है जहाँ तक मतलब कि इलास्टिसिटी मेंटेन रहता है, आफ्टर डेट क्या होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है। तो ये जो यील्ड पॉइंट जो है यहाँ का जो स्ट्रेंथ है वो यील्ड स्ट्रेंथ हम लेंगे स्टील के केस में, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड देने के बाद जो स्ट्रेंथ आएगा वो कहलाएगा आपका परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। और इसके लिए जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं स्टील के लिए वो होता है 1.78, एंड आपका जो परमिसिबल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू आएगा स्टील के लिए वो टेबल 22 पेज नंबर 82 ऑफ IS 456/2000, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आपको जो है परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कोड से ही लेना है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। सेकेंड टॉपिक जो है आपका फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर क्या होता है कि जितना भी स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो भी सब्जेक्टेड होता है बेंडिंग के, यानी कि जिसमें भी बेंडिंग अकर होता है वे सारे स्ट्रक्चरल मेंबर को हम फ्लेक्सुरल मेंबर कह सकते हैं। जैसे कि बेंडिंग आपका अकर हो सकता है बीम में, स्लैब में, है ना। तो ये मेनली जो है दो फ्लेक्सुरल मेंबर है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, तो ये क्या है कि जब बेंड करता है तो इस तरह से इसका शेप हो जाता है आपका बीम का, और एक ऐसा लेयर होता है जहाँ पे ना तो टेंशन होता है ना ही कंप्रेशन होता है, और उस लेयर के एक तरफ में क्या होता है केवल कंप्रेशन होता है, जितने भी फाइबर्स होते हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, और उसके इधर क्या होता है टेंशन हो जाता है। तो हमें पता है कि आपका जो कंक्रीट है कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है बट टेंशन में वीक होता है। तो जिधर टेंशन है यानी जिधर टेंशन जोन है तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका टेंशन जोन हो जाएगा, और ये हो गया कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो ऐसा फ्लैक्चुरल मेंबर या ऐसा बीम जिसमें जिधर टेंशन जोन है उधर क्या स्टील प्रोवाइड करते हैं एज ए रेनफोर्समेंट, ताकि टेंशन को बियर कर सके और मेरा स्ट्रक्चर सेफ रह सके। तो केवल टेंशन जोन की तरफ जब हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो कहलाता है हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज assumption and WAC। फर्स्ट क्या है, a section which is plane before bending remain plane after bending। मान लीजिए ये आपका बीम है, बिफोर बेंडिंग हर एक सेक्शन क्या है एक प्लेन सेक्शन है इस तरह से। तो अगर इस पे लोड आता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस लोड ये बेंड करेगा, तो बेंड करने के बाद भी जब भी हम कहीं से सेक्शन लेंगे तो वो जिस तरह से यहाँ पे प्लेन था वो प्लेन ही रहेगा। सेकेंड जो आपका एजम्पशन है, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन एट बाय स्टील नॉन बाय कंक्रीट। ठीक है, जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस है जितने भी तनाव बल है सब जो है स्टील के द्वारा ही वहन किया जाता है, उसी के द्वारा बियर किया जाता है। कंक्रीट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई टेंशन या कोई भी तनाव बल कैरी नहीं किया जाता है। थर्ड है आपका द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। इस WSM के केस में क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है अंडर द वर्किंग लोड वो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एंड स्ट्रेस का अगर हम ग्राफ खींचते हैं अंडर वर्किंग लोड इन केस ऑफ WSM तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। फोर्थ है द मॉडुलर रेशियो M has the value of 280/3 sigma CBC, where sigma CBC is the permissible compressive stress of concrete in bending, जो कि आप टेबल नंबर 21 एंड पेज नंबर 81 से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो M बराबर क्या होता है मॉडुलर रेशियो बराबर WSM में हम 280/3 सिग्मा CBC लेते हैं,
और एम एक ऐसा टर्म है, मॉडुलर रेशियो एक ऐसा टर्म है कि डब्ल्यूएसएन के केस में इसका यूज होता है, बहुत यूज होता है ड्यूरिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बेसिक्स थिंग्स थी, तो ये सभी आपको क्लियरली समझ में आया हो। और अगर आपको समझ में आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि और अधिक से अधिक लेक्चर में जो है आपके लिए अपलोड करूँ, जो आपको सहजता से और बहुत ही आसानी से समझ में आए। थैंक यू सो मच।